हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एसएससी की जो ये सीरीज़ चला रहे हैं, इसमें जो है हम अगला सेट लेके आए हैं आपके सामने। 5 नंबर का ये सेट है। आप लोगों ने पिछले सेट को हमारे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिहाज से जो है हम ये अगला सेट लेके आए हैं। आप जो है एसएससी में बड़े बड़े इस तरह के प्रश्न देखते होंगे, जैसे पहला क्वेश्चन किया, ऐसे तरह के क्वेश्चन को आप छोड़ के चले आते होंगे। उसका एक ही कारण होता है कि आप इस क्वेश्चनों की ना तो पहले प्रैक्टिस किए होते हैं, ना कभी इस क्वेश्चनों को करने की प्रयास करते हैं। ऐसे क्वेश्चन सोचते होंगे कि आप छोड़ के चले आएंगे तो फिर ठीक रहेगा, तो ऐसा नहीं है। इस तरह के प्रश्न को करने के लिए केवल और केवल ट्रिक ही काम करती है, बाकी कुछ नहीं करती है, और प्रैक्टिस काम करती है। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसका ये यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और वाई स्क्वायर। तो क्या ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है? इस वाली वैल्यू को ऊपर क्या दिया गया है, एक्स टू पावर 4 प्लस वाई टू पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 17 कंप्लीट 1/16 है। तो क्या हम इस वाली वैल्यू को मान सकते हैं कि ये वाली वैल्यू इसका मल्टीप्लिकेशन है? कैसे मल्टीप्लिकेशन है? इस वाली वैल्यू में अगर जो हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाली वैल्यू में अगर जो मल्टीप्लाई करते हैं इस वाली वैल्यू से पॉजिटिव से, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, पक्का आ जाएगी। करके देख लीजिएगा, ये इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। हम ये करके नहीं दिखाने वाले हैं आपको, ठीक है। हम मान लेंगे कि ये इसका जो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौके 20 1 21, ठीक है। किससे? इसी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, 21/4 बराबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16। यहाँ पे 16 और 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 16 256 होता है, ठीक है। 16 का 16 गुना 256 होता है। एक और उसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 272। और 272 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 273। 273 यहाँ पे आ चुका है, 273/16। क्या ये मल्टीप्लिकेशन में लिखा है? तो इसको इधर से काट सकते हैं, 4 बार में कट जाएगा। 21 का इसको काट देंगे, 21 एकम 21 और 21 दिए 63। क्या ये वाली वैल्यू आपको दिख नहीं रही है कि 13 इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 13/4? क्या इसकी जगह पे हम ये वैल्यू नहीं लिख सकते हैं 13/4? तो लिख देते हैं। देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे 13/4, ये बराबर हो गया। क्या इस वाली वैल्यू को, ये वाली वैल्यू यहाँ पे एक साथ दिख रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। तो जब जोड़ रहे होंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो वैल्यू क्या निकलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों का सम होगा, ठीक है। 21 + 13 कितना होता है? 21 और 13 जो होता है वो 34 होता है, और 34/4 निकल के आ गई। इसकी वैल्यू क्या, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं 21 अपान, इसकी जगह पे लिख सकते हैं 17। 34 का आधा कितना होता है, 17। तो यहाँ 17 लिखना चाहिए था, हमने कुछ और ही लिख दिया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 17/2। क्या एक्स वाई को हम देख सकते हैं क्या निकल सकता है? क्योंकि हमें एक्स प्लस वाई का मान निकालना है। यहाँ पे किसका मान निकालना है? एक्स प्लस वाई का मान निकालना है। क्वेश्चन को हमने पढ़ा नहीं था, आपने पढ़ लिया होगा। तो एक्स वाई का मान निकालना है। कैसे निकालना है? एक बार इसको घटा देते हैं, इस वाली वैल्यू को इससे घटा देते हैं। तो जब जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पे 13/4 था, तो ये माइनस के साथ लिखा जाएगा। तो 21 और माइनस 13/4, 21 माइनस 13/4, तो यहाँ पे माइनस का एक्स वाई आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। बचेगा क्या, ये एक्स वाई बचेगा और ये वाला एक्स वाई बचेगा। तो ये लिखा क्या जाएगा, 13 में से यहाँ पे 21 में से 13 जाएगा, 21 में से 13 जाएगा, तो कितना बचने वाला है? तो यहाँ पे 2xy बचेगा। एक चीज़ और मैंने गलती कर दी है, जब इसको जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे 2x² और y² आ रहा होगा, 2x² प्लस y² आ रहा होगा साथ में। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो वहाँ पे 4 पहले से था, एक कट गया, तो यहाँ पे 4 फिर से बच गया होगा, 4। ध्यान देना, गलती नहीं करना है। यहाँ पे 2xy होगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 13 में से 21 में से 13 जाएगा, तो 11 में से 8 जाएगा, 3 जाएगा, 8 बचता है। तो ये यहाँ पे कितना बचेगा, 4। 4 एकम 4 का 2 गुना 8, और 2 का 2 बार में काट देंगे तो इधर 1 बचेगा। तो एक्स वाई की वैल्यू जो निकलेगी वो 1 निकलेगी, माइनस का। इधर माइनस है तो ये माइनस उधर चला जाएगा, तो माइनस का 1 दे देगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकाल लिया, एक्स वाई का मान निकाल लिया। एक्स प्लस, क्या ये फॉर्मूला हम जानते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर? क्या इसका फॉर्मूले को हम जानते हैं क्या होता है? इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या 17/4 लिख सकते हैं? क्या 17/4 लिख सकते हैं? प्लस यहाँ पे 2xy होता है, 2 टाइम्स xy, ठीक है, माइनस का 1, xy की जगह -1। 4 का 2 गुना 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 17 में से 8 जाएगा, बचेगा 9/4।
कितना बचेगा 9/4। 9/4 को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट यहाँ से हटेगा स्क्वायर तो इधर बनेगा 3/2। क्या आंसर कहीं पे 3/2 दिख रहा है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी में जो है इसका आंसर दिख रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में टाइम तो लग गया इतना करने में, बट इतना टाइम लगेगा नहीं। जब आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए होंगे तो इतना टाइम लगेगा नहीं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न में देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही उठा सकते हैं, अगर जो चाहें तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पे tan थीटा प्लस sec थीटा लिखा तो ये इसका अपोजिट करेंगे तो ये इस उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर ये नीचे। बट वो वाला फॉर्मूला थोड़ा लेंदी होता है, उसके थ्रू जो है क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। हम आपको ऑप्शन से हटाना सिखाएंगे। हमें ट्रायंगल पता है, ट्रायंगल हमें ये पता है 3 और 4 5 ट्रिपलेट होते हैं ये, तो आपको नहीं पता है tan थीटा की वैल्यू 4/3 होगी, 4/3 होगी। प्लस क्या आपको नहीं पता है कि sec थीटा की वैल्यू 5/3 होगी, 5/3 लिख दिया। 5 और 4 9 होता है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है 9/3। 9/3 को 3 ही लिख सकते हो, तो क्या हम इसकी जगह पे ये नहीं लिख सकते हैं कि ये जो k+1 है ये k+1 अपान k-1 है, क्या इसकी जगह 3 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या ये आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक बार इसको घटा के एक बार इसको हटा के लिख देते हैं। तो एक बार इसको जो जोड़ दो, एक बार इसको ये कर दो, तो ये क्या लिखा हुआ है k/1 लिखा हुआ है। ये वाली वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गई k, ये हो गई 1, तो k/1। एक बार इसको नीचे 1 मान लो, तो इनको जोड़ के लिख दो 3/3 और 1 4। फिर एक बार इसको घटा के लिख दो 3 - 1 कितना होगा 2। तो क्या k की वैल्यू 2 नहीं दिख रही है? सवाल में k की वैल्यू 2 दिख रही है। अब k की वैल्यू कितनी निकल आई 2, हमने k की वैल्यू 2 निकाल ली। अब हमें क्या करना है, हमें sin थीटा की वैल्यू निकालना है। sin थीटा की वैल्यू कितनी है, sin थीटा = अगर जो ये 90 डिग्री है तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण 4/5। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज, ये sin थीटा हो गया। मतलब जिसका भी आंसर k की वैल्यू 2 रखने पर आएगा 4/5 वही आंसर। चेक कर लो, ऊपर k² + 1 है तो 2² + 1 ये कभी नहीं आंसर होगा। यहाँ पे 2 का 2 गुना 4 और नीचे 2 का 2 गुना 4 + 1 ये वाला आंसर बन जाएगा। देखिए 2 यहाँ पे पहले से था, k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू 2, 2 का 2 गुना 4 और यहाँ k² है, k² का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का 2 गुना 4 + 1 मतलब 4/5 यहाँ बन रहा है, यही इसका आंसर होगा। बाकी कोई नहीं बनेगा। यहाँ -1 है तो -1 होगा तो 3 बन जाएगा, यहाँ पे तो ऊपर बन जाएगा नीचे नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका जो है सही उत्तर बताएगा दोस्तों। और ध्यान रखना कभी कभी यहाँ पे माइनस देते हैं, और जब भी ऐसे क्वेश्चन को उड़ाना हो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को उड़ाना हो तो याद रखना यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे जो k की वैल्यू आई थी, यहाँ पर हम k की वैल्यू 3 k की वैल्यू निकाले थे तो वो 2 आई थी। जब यहाँ पे माइनस होगा तो k की वैल्यू क्या आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी जो है k की वैल्यू आने वाली है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि उधर थी 3/4, यहाँ माइनस होगा, ये इधर लिखा जाता है, ये इधर लिखा जाता है। तो sec थीटा की वैल्यू लिखा गया sec² थीटा -1 होता है ना, तो ये होगा sec थीटा माइनस tan थीटा। ये आप ऐसे याद रखना ना, अगर जो k+1 इस तरह से आ जाए तो sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा की वैल्यू आएगी 5/3 और -4/3, तो इसकी वैल्यू आने वाली है 1/3। इससे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के से क्या निकलेगा, ये हमेशा याद रखना, उसकी जगह 3 आती है तो इसकी जगह 1/3 आएगी, ठीक है। इसका ये उल्टा होता है, क्यों उल्टा होता है ये सब हम पहले भी बता चुके हैं, अब नहीं बताएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B की वैल्यू कितनी दी रखी है। ABC में B 90 डिग्री है। एक त्रिभुज है जिसमें ABC B 90 डिग्री, B की वैल्यू 90 डिग्री दी गई। AB 12 सेंटीमीटर है, BC 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या बताना है। तो आपको नहीं लग रहा है AB की वैल्यू ABC ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है। तो ये 5 है, 12 है, तो ये वाली क्या होगी 13 होगी। तो ये 5 12 13 ट्रिपलेट नहीं दिख रहा है आपको, तो ये 90 डिग्री है। उसके बाद इन रेडियस की और बाह्य रेडियस की त्रिज्या बतानी है। तो आपको नहीं पता है क्या, जो सर्किल होता है, जो परपेंडिकुलर वाला सर्किल होता है, सॉरी इन सर्किल जो होता है इसके अंदर बनेगा, उसकी रेडियस जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर को ये पहले भी बता चुके हैं, बेस के साथ जोड़ो, माइनस कर दो हाइपोटेन्यूज के साथ और डिवाइड कर दो 2 के साथ। उसके बाद कहें बाह्य वृत्त की त्रिज्या, जो बाहर से सर्किल बनेगा, जो अंदर से बना था उसकी रेडियस ये निकली, जो बाहर से सर्किल बनेगा उसकी रेडियस होगी h/2। तो क्या ये वाला जो फॉर्मूला इस पर वैलिड होगा कि नहीं होगा, चलो हम लगा के देखते हैं। परपेंडिकुलर हमारा कितना था, परपेंडिकुलर जो हमारा था वो यहाँ पे AB 12 था और ये कितना था 5 था, ये हो गई 13।
तो ये 5 और 12 13, 12 5 17 होगा, तो ये 17 हो गया। 17 में से 13 जाएगा तो बचेगा कितना, 4। तो इसकी वैल्यू कितनी निकली, 2। इसकी वैल्यू निकली 2। आर की वैल्यू निकली 2। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी निकाल लो, कैपिटल आर की निकालेंगे 13, 13/2 कितनी है, 13/2। क्या आंसर जो है नीचे देखिए, अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की त्रिज्या का अनुपात निकालना है, तो जिसके सवाल में आंसर 13 दिख जाए वही वाला ऑप्शन होगा 4/13, मतलब 4:13 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो संख्याओं में कह रहे हैं ए और बी, तीसरी संख्या सी से क्रमशः 28% और 36% जो है वो कम है, तो बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहे हैं। दो संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है। 28% की वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 28% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है। 28% की अगर जो फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी निकलेगी, 28% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकलेगी 7/25, ठीक है। और 36% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकलेगी 9/25, ठीक। तो जो संख्या है ए, संख्या ए बी, वो संख्या ए और बी, ए जो है वो बी से, ठीक है, ए जो है किसी तीसरी संख्या से, सी से 28% और बी जो है किसी तीसरी संख्या से 36% कम है। तो ए कितना कम है इससे, 28%। तो ए की वैल्यू, ए जो है तीसरी संख्या को मान लेते हैं सी, तो सी की वैल्यू क्या है, 25। तो सी की वैल्यू अगर जो 25 है तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू इससे कम है। संख्या ए जो है सी से क्रमशः इतने परसेंट कम है, तो 28% कम है, मतलब 25 पे 7 कम है, तो 25 पे 7 कम है तो ए की वैल्यू 18। इसी तरह से इस पे ये सी की वैल्यू है, तो सी से वो वाली संख्या 9 कम है, मतलब कौन सी, बी वाली संख्या, तो कितनी कम है, 9 कम है। 9 कम है तो 9 घटा देंगे तो ये कितनी निकलेगी, 16। अब कह रहा है कि बताओ कि संख्या बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है। बी वाली ये है, ए वाली ये है, कितना कम है, यहाँ पे 2 कम है। यहाँ तो 2 कम दिख रहा है, लेकिन 2 जो इनमें से बड़ी होगी वो वाली जो है नीचे जाएगी। जब कम की बात करें तो जो बड़ी होगी वो नीचे जाएगी, और 100 पे परसेंटेज निकाला जाता है, प्रॉफिट अपॉन CP × 100। तो ये कट जाएगा 2 से, तो ये निकलेगा 100/9। तो 11 का 9 × 99, 11 एकम 11, मतलब 11 कंप्लीट 1/9, तो 11 वाला जो है यही आंसर होगा, 11.11, यही जो है निकल के आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। अगले प्रश्न पे आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेलन वाला क्वेश्चन है। आधार की त्रिज्या जो है और ऊंचाई का योग 37 मीटर है। पानी पी रहा था, 1 मिनट। यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया 1628 मीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन बताना है आपको। क्या बताना है, आयतन बताना है। हमको पता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पहले से आप लोग सब जानते हैं क्या होता है, 2πr, उसके बाद में h+r, ये टोटल सरफेस एरिया जो है निकल आया। टोटल सरफेस एरिया 2πr h+r की वैल्यू 37 दे रखे हैं इन्होंने, h+r की वैल्यू 37 दे रखे हैं, और ये टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है, 1628, ठीक है, 1628 मीटर स्क्वायर दिया है। क्या आपको नहीं लगता है कि हमें r की वैल्यू चाहिए, तो ये 37 का मल्टीपल नहीं लिखा हुआ है, 37 का 4 बार में काटेंगे तो 37, ठीक है। तो ये 37 को फिर हम 4 बार में काटेंगे तो कितना निकलेगा, 37 चौके 148, 37 चौके फिर 148, ठीक है। तो ये 1628 इससे 44 बार में कट जाएगा। यहाँ पे जो है r की वैल्यू निकालना है भाई हमको, ये तो ख़त्म हो गया, ये बचा है। क्या 2π तुमको नहीं मालूम है, 22/7 इसकी वैल्यू होती है, 22/7 होती है, और 2 का मल्टीप्लाई कर लो तो 7 होती है, और यहाँ r बचा है और इधर बचा है 44, इधर बचा है 44। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये 44 पूरा इससे कट जाएगा, 22 का 2 × 44, आर को वैल्यू कितनी निकलेगी, 7 निकलेगी। इसको साफ़ कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी निकली है, 7। आर की वैल्यू 7 है, तो क्या दोस्त आपको ये नहीं लगता है कि 37 है तो फिर एच की वैल्यू कितनी होगी, एच की वैल्यू होगी 30। एच की वैल्यू 37 में से 7 घटाओगे तो निकलेगी h+r दिया था, तो आर की वैल्यू 7 है, एच की वैल्यू इतनी है। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है तो क्या होता है, πr²h। वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, πr²h। बेलन का बता रहे हैं, आर को 2 बार मल्टीप्लाई करो, लेकिन आर इससे कट जाएगा, ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ पे कट जाएगी, तो 7 से इसको काट दो, 1 बार कट जाएगा, एक आर कट जाएगा, ये पाई खत्म हो गया, 22 हमने लिख दिया। एच की वैल्यू लिखा यहाँ पे 30, अब 7 बचा है, 30 बचा है और 22 बचा है। चाहो तो यूनिट डिजिट से कर लो,
ठीक है, 3 सत्ते 21, ठीक है, और 21 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 21 एकम 21 2 का 2 गुना, तो 4 2 लास्ट में इसके ही आ रहा है और 0 आ रहा है, क्योंकि एक 0 भी है, तो फिर इसी के फर्स्ट वाला जो है इसका सही ऑप्शन होगा। करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, करना हो तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न को देखिए कैसे हम उड़ाते हैं ज़बरदस्त तरीके से। क्या कह रहे हैं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3, तो इसकी वैल्यू बताना है। इस तरह का हम एक क्वेश्चन और पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पर हम इसको अलग तरीके से करेंगे। देखिए x प्लस 1 इतना इतना ये दिया गया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 दिया है, लास्ट में 6 दिया है, और तो हमें 6 तो कम से कम निकालना ही पड़ेगा, तो 6 निकाल लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं करते हैं, इसका क्यूब कर लेते हैं। इसको अगर जो क्यूब करेंगे x³ प्लस 1/x³, तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसको 3 बार क्यूब करो, तो ये हो जाएगा 3√3, 3√3 में से 3√3, 3 इंटू ये वाला मल्टीप्लाई होता है, 3 का गुणा √3 के साथ, तो ये वाला मिलके 0 हो गया। तो क्या ये नहीं लगता, इसको मल्टीप्लाई करोगे, x इंटू x⁻6 हो जाएगा। ये पावर जुड़ती हैं, गुणे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर जुड़ती हैं, गुणा नहीं होती हैं, जुड़ती हैं। प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू तुम्हें नहीं लगता -1 आएगी। जब x की वैल्यू -1 आएगी तो क्या हमें x⁻6 की वैल्यू -1 आएगी, तो जब यहाँ पे भाग लगा रहे होंगे, ये लिखा है x⁻6⁻3 प्लस ये लिखा है x⁻6⁻2 प्लस x⁻6 प्लस 1, तो ये वैल्यू -1, ये वैल्यू स्क्वायर के कारण +1, ये वैल्यू क्यूब के कारण -1, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये प्लस माइनस सब पूरा कट गया, तो बचेगा आंसर क्या आएगा 0। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं, ओ केंद्र वाले वृत्त में AB व्यास है, ठीक है, AB को क्या दिया है इन लोगों ने, व्यास है। साथ साथ में हम इस प्रश्न को बनाएंगे। AB क्या है, व्यास। थोड़ा इधर बना लें, नहीं तो फिर दिक्कत होने लगेगी बाद में, ये डिजिट हाइड होंगी। AB की वैल्यू क्या है, व्यास है। उसके बाद में कहा है एक लाइन जीवा है जो CD है, CD इधर लिखेंगे, ठीक है, जीवा है। ABCD समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, मतलब ये इसके पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। पैरेलल है तो का मतलब ये है, मतलब कहने का क्या है, ये पैरेलल है। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, पैरेलल है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि AB पैरेलल BAC, ये सेंटर O है, BAC कितना है, BAC कितना दिया गया है 28 डिग्री। अब BAC 28 डिग्री दिया गया है, तो आपको बताना है कि एंगल CAD कितना होगा। एंगल CAD, इस वाले एंगल को आपको बताना रहेगा, ठीक है, इस वाले एंगल को बताना रहेगा। देखिए ये एंगल अगर जो इससे साइड से डालते हैं, तो ये वाली रेडियस, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा 28 डिग्री ही होगा, 28 डिग्री होगा। अब ये चतुर्भुज है, तो 28 का 2 गुना 56, तो सेंटर पे बना कोण कितना होगा, तो सेंटर पे बना हुआ एंगल कितना होगा, जितना ये एंगल होगा, ठीक है, तो उसके मतलब सेंटर पे कितना कोण बनेगा, सेंटर पे जो बनेगा 28 का 2 गुना 56, और 180 में से अगर जो 56 घटा देंगे तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा होगा, तो 56 माइनस करेंगे तो सेंटर पे बनेगा 124 डिग्री। अब ये सेंटर पे 124 बना, तो फिर जो मतलब सरकमफ्रेंस है उस पर ये एंगल कितना बनेगा। ये एंगल जो बनाने के लिए हम क्या लेके आएंगे, इस एंगल को अगर जो हम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मतलब 124 में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला एंगल है तो ये किससे माइनस होगा, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, तो ये वाला कोण कितना होगा, हाफ होगा। कितना होगा, हाफ होगा। लेकिन जब इधर बना होता, ठीक, इसी के इधर बना होता, ये किधर बना है, अपोजिट साइड में बना है, तो फिर अब हम क्या करेंगे, इसको इधर के लिए निकालेंगे, ठीक है। जब इधर के लिए निकालेंगे तो ये पूरा इतने का निकलेगा, 360 का माइनस करेंगे, तो 360 में से इसको माइनस करना है, 124 है, 360 में से माइनस करेंगे, 360 में से 124 माइनस करेंगे, 360 है और 124 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना आएगा ये हमारा, ये यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 और ये यहाँ पे 1, ये 2, ये 246 कितना आएगा, 236 होगा, 46 नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे 5 बचेगा ना, यहाँ 5 बचेगा, 236।
अब 236 अगर जो ये वाला एंगल है तो फिर ये एंगल कितना बचेगा, ठीक है, तो इसका हाफ होगा, इसका हाफ कर दो, क्योंकि ये इधर का पूरा एंगल और परिधि पर बने कोण का आधा होता है। तो दो कितने बार, एक बार में, दो एक बार में, दो 8 बार में, मतलब 118 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा, 118 डिग्री होगा। अगला पॉइंट ये कह रहे हैं, अब देखिए 100 ये 18 डिग्री है, यहाँ से अगर जो एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से ये कितना ज़्यादा है, 28 डिग्री, मतलब 28 डिग्री। ये अगर जो 28 डिग्री इधर वाला बन गया तो फिर ये वाला भी क्या बनेगा, 28 डिग्री, ठीक है। ये वाला अगर जो कितना बना 90 और 90 से बचा कितना 28, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो पैरेलल होने के लिहाज से ये वाला जो एंगल होगा वो भी 28 डिग्री होगा। तो 124 और 28 और ये 28, ठीक है, 118, तो 118 में कितना जोड़ेंगे 28, तो 28 का 8 8 16 होगा, और 3 1 4 4 146, और ये तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे, तो 180 में से जब माइनस करेंगे तो ये कितना, देखिए इधर 30 ज़्यादा है और 50 से 4 कम है, मतलब 34 डिग्री जो है इसका सही आंसर आने वाला है। दोस्तों इतना टाइम लग गया क्योंकि सोचना पड़ता है इस तरह के प्रश्नों में, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं कि आप तुरंत जो है इसका आंसर दे दें, तुरंत नहीं, इसमें इस तरह के प्रश्नों को बनाना ही पड़ता है, और यदि आप नहीं बनाएंगे तो फिर इसका आंसर आप उतनी ईजिली तरीके से नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न जो है देखते हैं क्या कह रहे हैं, इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं, ठीक। देखिए क्या कह रहे हैं, यदि किसी वस्तु पर अंकित मूल्य पर 20% और 10% और K% की क्रमिक छूटें देने के बाद 612 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। इतनी छूटें देने के बाद 12 रुपये में, जबकि वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है, इन्होंने पहले से दे रखा है। 1000 पे 20% की छूट मतलब 1/5, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, 10% की 1/10, मतलब 1000 रुपया था तो वो सामान बिकने पर कितने रेडी हुआ, 4 पे, मतलब 5 की वैल्यू, 1 का घाटा लगा, कितने का, 4 का बिका, तो फिर कितने, 4 की वैल्यू कितनी बची, मतलब 5 की वैल्यू अगर जो 1000 है तो 4 की वैल्यू 200 गुना होगी तो ये होगा 800। अब फिर से ये वाला, इस पर भी 10% की छूट देगी तो दे दो 10% छूट, 10 का ये 8 गुना है, 80 गुना है, तो 1 की वैल्यू 80 गुना है, 10 पर कितना 9 रुपये का बिक रही है, तो 72, मतलब 720 रुपये का बिका। लेकिन अब भी नहीं सामान बिक रहा था तो फिर इस पर K% की और छूट दी गई, इस पर भी K% की छूट दी गई। अब K% की छूट देने के बाद सामान जो है वो 612 रुपये में बेचा गया, ठीक है। कितने का बेचा गया, 612 रुपये में बेचा गया। अब बताना है आपको कि वो जो मतलब K% है वो क्या है। देखिए सामान कितने का बेचा गया, 612 का। सामान खरीदा कितने का गया, 720 का। अभी खरीदा नहीं गया था, ये छूट है, प्रॉफिट अभी नहीं। इनके बीच में डिफरेंस कितना है देख लेते हैं। 10 में से जितना जाएगा 8, और यहाँ से जाएगा, यहाँ बचा होगा 11, सॉरी एक में से 0 जाएगा, यहाँ 108, मतलब ये सामान कितने का बिकेगा, 108 और छूट दी गई होगी, तो 108 की वैल्यू निकालना है। तो 108 की वैल्यू निकाली किस पे जाएगी, 72 पे। जो बड़ी वैल्यू होगी, जब घाटा लगता है तो बड़ी वाली वैल्यू नीचे रखी जाती है, तो 108 का भाग करेंगे 100 से, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और भाग लगाएंगे 72 से, मतलब 720 से, 72 से नहीं, ये 0 0 से कट जाएगा। 18 6 गुना 108 होता है, 18 का चौके 72 होता है। 2 से 3 बार में ये कट जाएगा, 2 से यहाँ बचेगा, 2 पंजे 10, 5 बार में 5 3 15%, बी की ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त के पी पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से खींची जाती हैं कि ए पी बी वो 74 डिग्री बने, तो ओ पी बी का मान बताना है। एक एंगल है, 2 स्पर्श रेखाएं, एक मतलब सर्किल है, उस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। सर्किल से सेंटर से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब परपेंडिकुलर होता है, ये तो हमको पहले से पता है, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये एंगल 90 डिग्री, फिर ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना दिया है, ये एंगल 74 डिग्री, ठीक है, ये एंगल 74 डिग्री। हमको पता है सेंटर के इधर वाला जो एंगल होता है वो कितना होता है, इस एंगल को 180 में से माइनस कर दो, 180 में से इस एंगल को माइनस कर दो, 180 माइनस 74, 180 में से अगर जो 74 माइनस करेंगे तो बनेगा 106 डिग्री। कितना बनेगा, 106 डिग्री। आपसे सवाल में क्या पूछा गया था, एंगल ओ ए, ये पी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ओ ए बी का मान बताना है, ये वाले एंगल का मान बताना है। तो साफ साफ ये ध्यान रखना, अगर जो ये वाला एंगल 106 है तो ये एंगल रेडियस से बने तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे।
नहीं तो फिर ये ध्यान रखना, ये जो थीटा है ये एंगल 74 है, तो इसका ये क्या होगा, हाफ होगा, इसका क्या होगा, आधा होगा। अब ये 106 है, तो फिर अगर जो घटाएंगे तो फिर बचेगा 74, क्योंकि ये वाला एंगल 106, ये वाला एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 106 और 2 थीटा की वैल्यू निकलेगी 74, 2 थीटा की वैल्यू 74, तो ये एक एंगल थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, आधी आएगी, 37 का 2 गुना 74। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न ऐसे ही किए जाते हैं, आप इनमें टाइम वेस्ट अपना नहीं कीजिएगा बिल्कुल। एक नाव है, धारा के अनुकूल जाती है कितने किलोमीटर, धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाती है, धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाएगी, धारा के प्रतिकूल जाती है 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर जाती है, तो टाइम कितना लगता है, 6 घंटे का। उसके बाद कह रहे हैं धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाती है, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर, धारा के पे फिर जाती है, धारा के अनुकूल जाती है 36, फिर जाती है 30 प्रतिकूल, इतना। अब कितना जा रही है, धारा के अनुकूल 24 जा रही है, धारा के प्रतिकूल कितना जा रही है, 36 किलोमीटर जा रही है, तो समय कितना लग रहा है, 6.5 घंटे का लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चनों को उड़ाएंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर हमको 6 बनाना है, कितना बनाना है, 6 बनाना है। पहला वाला ही उठा लेते हैं। अगर जो अनुकूल चाल, शांत जल में नाव की चाल बताना है, शांत जल में नाव की चाल, ये सब शांत जल में नाव की चाल रखी। अभी धारा की अभी कुछ नहीं यहाँ पे निकल के आया है, अभी कोई चीज़ निकल के नहीं आई है, तो अगर जो हम यहाँ पे ध्यान रखें, ये 6 कैसे बनेगा, प्रतिकूल चाल नाव, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, x है, धारा की चाल अगर जो y मान लें तो ये x प्लस वाई धारा के अनुकूल हो जाएगी, x माइनस वाई धारा के प्रतिकूल हो जाएगी। x प्लस वाई की वैल्यू अगर जो यहाँ पे शांत जल में 10 मानेंगे, और तो हमें 10 मानेंगे तो ये कितना निकलेगा, 3 पॉइंट, अभी तो हम नहीं बता सकते हैं धारा की कैसी चाल है। इसके लिए एक सीधा सा फंडा है, हमको 6 बनाना है। कितना बनाना है, पहले यहाँ पे 6 बनाना है। क्या बनाना है, 6 बनाना है। समय जो है 6 घंटे, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, अगर जो 12 से तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसको अगर जो डिवाइड करेंगे 8 से तो यहाँ पे भी 3 आएगा, तो 3 और 3 6 होगा, तो ये वाली चीज़ सटीक बैठ रही है। तो यहाँ पे धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल अभी नहीं बता सकते, अभी शांत जल में चाल बता सकते हैं। धारा की चाल बतानी है तो फिर इनको, अब ये धारा के अनुकूल होगी और ये धारा के प्रतिकूल होगी, तभी ये 6 आया होगा। तो ये 12 प्लस 8, इनको दोनों को जोड़ो, धारा के अनुकूल प्रतिकूल, जब जोड़ेंगे तो ये वाली चीज़ कट जाएगी, तो ये वाला 2x बचेगा, तो इसीलिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 20/2 मतलब 2 दहम 20, तो 10 इसका जो है सही आंसर से ही निकाल लेंगे। वैसे चेक करना हो तो इसको चेक कर लीजिए फिर से। फिर इसको हम जब धारा के अनुकूल निकालेंगे 12, तो ये 12 का 2 गुना 24, तो यहाँ 2 किलोमीटर आएगा। यहाँ पे जब होगा 10 तो धारा के अनुकूल 12, ठीक है, 12 का 2 गुना 24 मतलब 2 आएगा। यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे देखिए मिलेगा हमारा कितना, 8, तो 8 चौके 32, ठीक, और 8 पंजे 40, ठीक है, तो 4.5 और 2 6 मतलब 6.5 किलोमीटर ये निकल के आ रहा है। यही इसका सटीक उत्तर बैठ रहा है। ऐसे ही इन क्वेश्चनों को उड़ाएंगे दोस्तों, टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन कह रहे हैं x⁵, इसमें एक क्लू है, इस तरह के प्रश्न को ऐसे बनाते हैं, इसको x से डिवाइड कर देते हैं। जब x से डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा x, यहाँ पे क्या बच जाएगा, x माइनस 5 प्लस 1/x इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। क्या आपको नहीं लगता कि इसका मान हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? क्या होगा, देखिए x प्लस 1/x का मान जो है 5 आ गया। अब हमको कुछ करना नहीं है, हमको एक फॉर्मूला अपना याद रखना है। क्या फार्मूला होता है हमारा? एक फॉर्मूला ये होता है कि अगर जो x³ को प्लस 1/x³ को मल्टीप्लाई कर दें x² प्लस 1/x², तो ये हमारा बन जाएगा x⁵ प्लस 1/x⁵ माइनस टाइम कितना जाएगा, माइनस कितना इसमें से किया जाएगा, इसमें से माइनस किया जाएगा जितना इनका अंतर होगा। तो 3 में से 1 का 2 अंतर होगा, 3 1 का 2 अंतर होगा, मतलब x प्लस 1/x, ठीक है, x प्लस 1/x इसमें से माइनस किया गया होगा। क्या माइनस किया गया होगा, x प्लस 1/x, ये वैल्यू माइनस की गई होगी, बस और ध्यान रखना। अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू अगर जो 5 है तो क्यूब की वैल्यू क्या होगी, मतलब इसको 3 बार गुणा करो, 5 पंजे 25, मतलब इसकी पावर 3 करो और इसमें से 3 का गुणा करो, यही 5 को फिर से गुणा कर दो, तो 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 5 से 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 110 आने वाला है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको दो बार क्या करोगे, 5 को 2 बार स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो 5 पंजे 25, उसमें से 2 माइनस कर दो, 2 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 23, तो इसका जो है 23 आ गया। उसके बाद में जो ये वाली वैल्यू निकालना है, ठीक है, ये वाली वैल्यू
तब आई होगी, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस नहीं होगा। ये वाली वैल्यू जब इधर ले जाएंगे तो माइनस के साथ जाएगी, तो मतलब इस वाली वैल्यू में से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, 5 माइनस करना पड़ेगा, बस हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आया, अब हम माइनस कर देते हैं। तो 23 का मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, 23 का मल्टीप्लाई 11 से। तो ऐसा मल्टीप्लाई करना हो तो यहाँ पे हम 23 एकम 23 और 23 का 2, 23 एकम 23 और 2 25, 2530 में से 5 माइनस करेंगे तो 2525 ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। बड़ा ही सरल तरीके से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए एक समचतुर्भुज है, क्या है, समचतुर्भुज है, जिसका परिमाप 148 दिया गया है। कितना दिया गया है, 148 दिया गया है। तो समचतुर्भुज मान लेते हैं। समचतुर्भुज की जो साइड्स होती हैं, जो भी मतलब डायगोनल होती हैं, वो 90 डिग्री पर कट करती हैं और सभी साइड्स बराबर होती हैं, ABCD। तो आपको यहाँ पे बता रहा है कि अगर जो विकर्ण, एक विकर्ण कितनी है, कहने का मतलब है 24 सेंटीमीटर है। तो एक विकर्ण है मान लो 24 सेंटीमीटर, कोई भी एक 24 सेंटीमीटर मान लो, मान लिया मैंने ये AC 24 सेंटीमीटर है, AC की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, AC 24 सेंटीमीटर। तो जो डायगोनल होता है उसका जो आपस में समचतुर्भुज है या पैरेललोग्राम है, तो उसके डायगोनल आपस में मतलब बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को बराबर बराबर। अगर जो ये 12 है तो ये भी 12 ही होगा। उसके बाद कहें उसका परिमाप 148 है। परिमाप होता है मतलब जो परिमाप है चारों भुजाओं को जोड़ के करो, तो 4 से क्या इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। 4 का 3 गुना 12, 4 सत्ते 28, मतलब साइड क्या होगी 37, ये भी 37, कितनी होगी 37। तो हमें ये पता है, हमें दूसरी डायगोनल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो क्या कहें, ये वाली भी डायगोनल निकालना है। तो आपको नहीं लगता है कि ये वाली वैल्यू 37 है और ये वाली वैल्यू 12 है, तो 5 12 35 37 ट्रिपलेट होता है, तो ये 90 डिग्री है। तो ये वाली साइड कितनी आएगी 35। तो जब ये वाली 35 है तो ये वाली भी 35 होगी, तो 35 35 70, तो ये हो गई 70 और दूसरी वाली डायगोनल थी 24। तो डायगोनल को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो तो हमारा क्या निकल आता है, एरिया निकल आता है। ये फॉर्मूला है भाई, किसी मतलब डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, पैरेललोग्राम का जो भी फॉर्मूला है समचतुर्भुज जो निकालना है वो भी निकल जाएगा, पैरेललोग्राम हो चाहे फिर रोहम्बस हो, दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही वैलिड है। 2 12 24, 12 सत्ते 84, मतलब 840 इसका जो है सही आंसर आने वाला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं देरी मत करते हुए। देखिए 13 नंबर का ये प्रश्न है, कह रहे हैं ABC एक काम को 30 40 और 60 दिनों में करते हैं। A 30 दिनों में करता है, B 40 दिनों में करता है, C 60 दिनों में करता है। और ABC, A को हर तीसरे दिन B और C दोनों से सहायता मिले। A को जो है फ़ायदा मिलता है तीसरे दिन, दोनों मिलके ये काम उसका हाथ बटा देते हैं। तो आपको बताना है कि कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इन तीनों का जब LCM निकालेंगे तो 120 आएगा, निकाल के देख लेना। 120 LCM आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये काम कितने दिन में करता होगा, 30 का 4 गुना, मतलब 4 कार पर डे करता होगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक, 120 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 120 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 120 को 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। तो आपको यहाँ पे नहीं लगता है कि ए काम कितने दिन करता है। ए जो है पहले दिन काम करता है, दूसरे दिन काम करता है, लेकिन तीसरे दिन किसकी मदद लेता है, सी की मदद लेता है, बी की मदद लेता है। तो ए पहले दिन 4 काम किया होगा, दूसरे दिन भी 4 काम किया होगा, लेकिन तीसरे दिन ये तीनों ने मिल के काम किए होंगे। तो 4 काम इसने किए, 3 काम इसने किए और 2 काम इसने किए, तो 3 2 5 और 4 9, टोटल काम इन लोगों ने कितने कर दिए 3 दिन के अंदर। ये 3 दिन के अंदर निकालेंगे तभी निकाल पाएंगे। तो ये निकला 17 काम हो गए, ठीक है। 4 4 8 और 8 और 9 17। तो हम देख रहे हैं कि 17 काम करते हैं 3 दिन के अंदर। तो इसको अगर जो इतना काम 120 है तो काम करने में कितना समय लगेगा। काम करने में अगर जो 17 काम पर डे होते तो पर डे होते तो कितना दिन लगता, पर डे अगर जो 17 होते तो कितना दिन लगता, 17 सत्ते 119, तो 7 बार लगता और 1 यूनिट काम बच जाता। जिसको करेगा कौन, अब ए करेगा, क्योंकि भाई हर तीसरे दिन मदद मिलती है तो तीसरे दिन के आगे दिन कौन करेगा, ए ही करेगा। अब यहाँ पे देखिए 17 काम जो है कि 120 दिन में 120 कामों को 17 काम के हिसाब से हमने डिवाइड किया तो 7 आया। तो 7 काम जो होते थे ये 7 दिन ये निकले थे, जो 17 एक ही दिन में होते हैं, लेकिन यहाँ 3 दिन में हो रहा था। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 21 दिन। आंसर जो है इसका आने वाला है। ये काम कौन करेगा, ए करेगा। एक काम 4 करता था तो 1/4 काम कर देगा, 1/4 दिन लगेंगे। तो 21 सही, 1/4 कहीं पे दिख जाए वही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। इस क्वेश्चन को हमने पहले समझा दिया था, हम टाइम वेस्ट इसमें नहीं करेंगे। यहाँ पे कॉसेक थीटा निकाला है, वहाँ पे साइन थीटा निकाला था, लेकिन यहाँ वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है बस। अब वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो यही एक क्लू है, वही टेन थीटा वाला अपना रूल निकालेंगे, ठीक है।
जब भी इसको निकालेंगे ये 3 4 ये 5 हो गया, ठीक। और सेक थीटा की वैल्यू होती है कर्ण बटे आधार 5/3 होती है, ठीक। प्लस माइनस टेन थीटा की वैल्यू होगी 4/3, और जब घटाएंगे तो आएगा पी की वैल्यू 1/3। पी की वैल्यू कितनी आएगी 1/3, पी की वैल्यू 1/3। इसका मतलब क्या हुआ, पी की वैल्यू निकली 1/3, ठीक। अब पी की वैल्यू 1/3 निकली है तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोसेक थीटा की वैल्यू होती है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना था 5, लंब कितना था 4, मतलब जिसका भी मान 5/4 आएगा वही आंसर। तो इसका मतलब ऊपर वाला होना चाहिए मतलब ज़्यादा वैल्यू प्लस के साथ, और नीचे वाला होना चाहिए एक माइनस के साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1/3 है। तो 1/3 को अगर जो हम मल्टीप्लाई के साथ लिख रहे होंगे 1/p, तो ये 1 + p² अगर जो लिखेंगे तो 1/p² अगर जो हम करेंगे तो 1/3 का क्या निकलेगा। देखिए ये यहाँ पे एक क्लू है, 5/4 हमको निकालना है। तो ये वैल्यू को हम अगर जो p से डिवाइड करें तो p से डिवाइड करने का कोई भी मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट मान लेते हैं p² क्या है वो 3 के मान लेते हैं, ठीक है, 3/3 के। 1 + p² किसके इक्वल है 3। अरे यार तुम लोग समझ नहीं रहे हो, देखिए ये क्या होगा 1 + p², 1 + p² मतलब 1/9, ठीक। 1/9 जैसे ही करेंगे ये इससे मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा, और 10/9, और नीचे वाली वैल्यू क्या आएगी 1 - 1/9, तो ये 9 और -1, तो ये कितना हो जाएगा 8/9। तो 9 हमेशा कट जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं, तो 8/10 दिख जाएगा। तो 10/8, तो ये इससे डिवाइड होगा तो 5/4 ही लाना था, तो पहला ही वाला इसका आंसर होगा। कुछ नहीं है, इस प्रश्न को करने में कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लेते। यहाँ पे p की वैल्यू 3 मान लेते, 3 3 का 9, 9 1 10, 10 हो जाता। यहाँ पे p की वैल्यू 3 3 का 9, 9 में से 1 जाएगा बचेगा माइनस का 8, माइनस से कोई मतलब नहीं, ऐसे हम किया था, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 5/4, ठीक है। तो ये सही हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, ज़बरदस्त है। 8,400 रुपये की राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है ब्याज, तो फिर बताना है कि कितना जो है हो जाएगी, ठीक है, कितना रुपया बनेगी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए कैसे टैकल करेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/10। अब ब्याज क्या कितने रूप से संयोजित की जाती है, ब्याज संयोजित की जाती है वो अर्धवार्षिक संयोजित की जाती है। तो मतलब ब्याज कितनी हो जाएगी आधे साल में 5% हो जाएगी, ब्याज कितनी हो जाएगी 5%। तो 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/20, 1/20 मतलब 20 रुपये पर 1 रुपया मिलेगा, तो कितना हो जाएगा। अगर जो प्रिंसिपल 20 रुपये है तो अगले साल ब्याज कितना मिलेगा 21 रुपये। चूँकि यहाँ ब्याज अर्धवार्षिक लगती है तो इसको करने पड़ेगा 3 बार मल्टीप्लाई, क्योंकि 1.5 साल लग गया। तो हर 6 महीने में, हर 6 महीने में, हर 6 महीने में, हर 6 महीने में 20 रुपया लगाएंगे तो 21 मिलेंगे, फिर हर 6 महीने में 20 लगाएंगे तो 21 पाओगे, ठीक है। तो कितना लग गया, ये वाली वैल्यू प्रिंसिपल हो गई, ये वाली वैल्यू क्या हो गई अमाउंट हो गई, मतलब मिश्र धन हो गया। ये 2 का 2 गुना 4 का 2 गुना 8, मतलब 8,000 की वैल्यू दी गई। ये 21 21 हम 441 21 हम 92 61 होता है। कितना होता है 92 61। अब ये 92 61 किससे कितना ज़्यादा है, वो 16, सॉरी गलत बोल गया, यहाँ 16 से नहीं है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1261 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 1261 ज़्यादा है, 1261 ज़्यादा है कितने पर 8,000 पर। और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया है, यहाँ पे प्रिंसिपल जो दिया गया है वो 8,400 दिया गया है, तो 1261 है ज़्यादा। हमको प्रिंसिपल कितने पे निकालना है 8,400 पे, 8,400 पे। अगर जो 8,000 की वैल्यू ये दी गई है 1261, तो 400 की वैल्यू कितनी होगी, 400 की वैल्यू कितनी होगी, 8,000 की वैल्यू कितनी है इतनी है। तो अगर जो हम 100 की वैल्यू निकाल पाएँ, मतलब 8,000 की वैल्यू इतनी दी है, तो ये इसका कितना मल्टीपल है, तो 400 की वैल्यू कितनी निकलेगी 400, ये 2 जीरो ये जीरो से कट जाएंगे, और ये 4 का 2 गुना 8, ठीक है, तो कितना है 20। मतलब इस वाली वैल्यू को 20 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 छंग 12, ठीक है, 6 बार में जाएगा, फिर 2 3 6 पॉइंट लगाएंगे, 2 का फिर जीरो लगाएंगे, फिर जीरो लगाएंगे तो हमको एक कैरी मिल जाएगा, 2 पंजे 10, 63.05। इसी रुपये में इसको जोड़ दो, तो ये 63 जोड़ेंगे तो 126 दिया गया है, सॉरी 1261 दिया गया, 61 और 63 जोड़ेंगे तो 124 के करीब आएगा, ठीक है, और 1324.05 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका जो है सही उत्तर बताएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या कह रहे हैं
इसको छोटा कर लेते हैं, इरेज करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। इसको हमने छोटा करके इरेज कर दिया। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का 33% लाना जरूरी है, मतलब 33% लाना आवश्यक है। एक छात्र 125 अंक प्राप्त करता है, मिलते हैं उसको, लेकिन 40 अंकों से वो फेल हो जाता है। 40 अंक और मिलते तो वो पास हो जाता। तो क्या आपको नहीं लगता ये 40 और 125 की वैल्यू जो है 33% के बराबर है? मतलब क्या है, 33% की वैल्यू और किसके बराबर है? 125 में 40 जोड़ोगे तो 40 जोड़ोगे तो 165 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 165 हो जाएगा। 33% की वैल्यू 165 है, तो 33 का 5 गुना कितना होता है? 165 होता है। 33 का 5 गुना होता है 165। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, 33 का 5 गुना 165। 33 एकम एक, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो आपको निकालना किसकी है? 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 से भाग गुणा कर देंगे इसमें, तो 500 जो है इसका जो है सही आंसर होगा, क्योंकि उसका पूर्णांक पूछा होगा। ठीक है, परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम अंक कितने होंगे? 500 होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः इतना और इतना दिया है। दोनों बर्तनों को मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात आधा हो जाए? कुछ नहीं है इस प्रश्न में। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए जरा सा भी देर नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बराबर हो जाए, मतलब आधा आधा हो जाए का मतलब है बराबर हो जाए, मतलब कितना हो जाए? 1:1 हो जाए। तो हम क्या इसको नहीं लिख सकते हैं? ये 7 3 10 है, ये कितना लिखा हुआ है? ये यहाँ पे हम ऐसा नहीं देख पा रहे हैं। 7 3 10 यूनिट है क्या? यहाँ पे हम नहीं देख रहे हैं। 3 2 5 है यहाँ पे। नहीं, यहाँ गलत बोल रहे हैं। 4 3 7 7 3 10 कहाँ से हो गया भाई? 7 नहीं लिखा है यहाँ पे। 4 और 3 7 है ये, 3 और 2 5 है ये, और 1 और 1 2 है ये। हमें जो है इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम 7 5 35 का 2 गुना 70 आता है। क्या हमको इस वैल्यू से को 70 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसमें 10 से भाग मल्टीप्लाई कर दो। इस वैल्यू को 70 बनाने के लिए 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस वैल्यू को 70 बनाने के लिए यहाँ 2 से पहले मौजूद है, तो फिर हम क्या करेंगे? किससे भाग लगाएंगे? 35 से भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे? 35 से भाग लगाएंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। 10, हमें ये पहली वाली वैल्यू ले लो चाहे बाद वाली ले लो, कोई भी एक वैल्यू रेशियो की, चाहे इधर की वैल्यू ले लो चाहे इधर की वैल्यू ले लो, कुछ भी ले लो, कोई मतलब नहीं। अब मल्टीप्लाई करेंगे 10 चौके 40, तो ये 40 हो गया, और ये 14 का 2 गुना 28, तो ये 28 हो गया, ये 40 हो गया। अब उनकी मीडिएटर वैल्यू कितनी है? 35। कितनी है? 35। अब देखते हैं, इससे इसको घटाते हैं, इससे इसको घटाते हैं, क्या आएगा रेशियो? एलिगेशन से कर लेते हैं। 35 से 28 कितना कम है? 7 कम है। और 40 से 35 कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। तो रेशियो कितना निकलेगा? 7:5 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन कहीं पे दिख जाए तो वही सही कर देना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये आ गया आपके सामने अगला प्रश्न। ठीक है, 1 मिनट। ये कह रहे हैं ए बी सी की वैल्यू जो है 6 दी है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 11 दी है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab की मान बताना है आपको। कुछ नहीं है ऐसे प्रश्न को। ऐसे प्रश्न को टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें जो पता है, हमें पता है कि अगर जो हमें ये निकालना है तो हमें वैल्यू चाहिए ए प्लस बी प्लस सी की, और किसकी चाहिए? ए स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की माइनस ए बी सी की, ए बी ये ब्रैकेट के साथ प्लस बी सी माइनस सी ए, इतना का हमको मान चाहिए। ठीक है, इतने की वैल्यू हमको चाहिए। यहाँ से इरेज कर लो, ऐसे पूरा माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से हमने पूरा इरेज कर लिया। यहाँ पे लिख दें ए बी, यहाँ पे माइनस बी सी, यहाँ पे माइनस सी ए। ठीक है, यहाँ पे अगर जो माइनस सबसे कॉमन लोगे तो यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहाँ प्लस पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, इसकी वैल्यू हमको चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्लू देखिए, क्लू हमको इसकी वैल्यू नहीं पता है और सवाल में इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है, मतलब इसकी दिया है और इसकी दिया है। हम क्या करेंगे? हम जुगाड़ लगाएंगे। हमें एक फॉर्मूला ए प्लस ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर मालूम है। ठीक है, इन तीनों का होल स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? देखिए क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, उसी का यूज करेंगे। चलिए इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 36 आ जाएगा। जब उससे हम माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ए 36, ठीक है, और माइनस टाइम्स 2 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई, 36 माइनस 11, 2 × 11,
तो 36 और -11 का 2 गुना 22, तो घटा देंगे तो कितना आएगा, घटा देंगे हमारा 22 घटा देंगे 36 में से तो कितना आने वाला, 14 आने वाला है। मतलब इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कितनी आई है, 14 आ गई। अब इसकी वैल्यू अगर जो 14 आ ही गई है तो फिर हमें वैल्यू किसकी निकालना है, हमें जो वैल्यू निकालना रहेगा वो किसकी निकालना रहेगा। अब इसमें वैल्यू पुटिंग कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी निकली 6, इसकी वैल्यू कितनी निकली 14, माइनस ABCC की वैल्यू कितनी निकली 11, तो घटा देंगे तो कितनी निकलेगी 3, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 18। ठीक है, दिमाग में पहले से फॉर्मूले अगर जो रटे हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। देखिए ये प्रश्न है अगला, एक लंबवर्ती शंकु के कोण दिया गया है, ठीक है, उसके सिरों के छिन्नक के जो भी त्रिज्याएं दी गई हैं वो 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दी गई, ऊंचाई इतनी दी गई है, तो इसका आयतन बताना है। छिन्नक का वॉल्यूम क्या होता है भाई, देखिए 1/3 पाई आर, सॉरी 1/3 और यहाँ पे पाई एच, ठीक है, क्या होता है R² पहले बड़े वाले का और प्लस बड़े वाले छोटे वाले का किसी का, फिर R × R कैपिटल R, ठीक। तो ये होता है छिन्नक का वॉल्यूम। अब हम इसको कर देते हैं 1/3, क्योंकि आंसर पाई में आ रहा है तो पाई में लेंगे। H की वैल्यू 3 है मतलब 6 है, तो R की वैल्यू कितनी है, स्मॉल r बड़े R चाहे जो कुछ मान लो, तो R की वैल्यू 9 हो गई, R² की वैल्यू 9 हो गई अगर जो 3 लेंगे। कैपिटल R की वैल्यू 5 का 25 होगी, और 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगी, 15 और 25 40 होगा, 40 में 9 जोड़ देंगे तो 49 आएगा। क्या इसकी जगह हम 49 नहीं लिख सकते हैं, इतना सब लिखने का क्या ज़रूरत है, इसकी जगह हम 49 नहीं लिख सकते हैं। जब इसकी जगह 49 लिख सकते हैं तो इसकी जगह पे 3 का 2 गुना 6 होगा, 49 का 2 गुना करेंगे तो 98 आएगा। अब 98 पाई जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए जो है इसका सही होगा। ऑप्शन से तो हम इसको कर सकते थे लेकिन कोई मतलब नहीं था, हमें जो है करना ही पड़ता। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 12 संख्याओं का औसत 42 है, 4 संख्याओं का औसत 44 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत जो है 40 है, 5वीं 6ठी संख्या से 4 कम है, 7वीं संख्या से 1 कम है, तो 5वीं संख्या 7वीं संख्या का औसत क्या होगा। देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, पहले देख लो। 12 संख्याओं का औसत 42 है, औसत कितना है 42 है, हम इसको डेविएशन मेथड से कर नहीं सकते हैं क्या। 12 संख्याओं का औसत टोटल दिया गया 42, तो उसमें से कितनी संख्याओं का औसत पूछ रहा है, उसमें से कह रहा है कि जो बची संख्याएं हमारी 5 हैं, जो 5 संख्याएं हमारी हैं, ठीक है, पहले 4 बोल रहा है, पहले 5 नहीं कह रहा, पहले 4 कह रहा है। 4 संख्याओं का औसत 44 है, 4 संख्याओं का औसत 44 है। क्या आपको नहीं लगता है औसत इधर क्या हो रहा है, औसत इधर हो रहा है, बढ़ रहा है, औसत बढ़ रहा है, तो औसत कितना बढ़ रहा है, इससे 2 का औसत बढ़ रहा है, 2 का औसत बढ़ रहा है, कितनी संख्या पे बढ़ रहा है, ये कह रहे हैं 4 संख्या पे बढ़ रहा है। 4 पे कितनी बढ़ोतरी हो गई, 4 पे कितनी बढ़ोतरी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 डिजिट का मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। अगला कह रहे हैं 5 संख्याओं का औसत 40 है, कितनी घटोतरी हो गई, कितनी घटोतरी हो गई, 5 संख्याएं दी हैं, 5 पे घटोतरी 2 की हो गई माइनस की, तो 5 संख्याओं पे कितनी घटोतरी हो गई, टोटल घटोतरी हो गई 10 की। अब इस संख्या का इस संख्या से अगर जो हम माइनस करेंगे तो इन संख्याओं को हम जोड़ देंगे, तो इन 3 संख्याओं में 5वीं और 6वीं और 7वीं संख्याओं में औसत की कितनी कमी हो गई, औसत जो है वो कमी नहीं हुआ, मतलब पूरा ओवरऑल औसत जो है वो -2 कम हो गया। तो क्या इन वाली संख्याओं में 2 औसत ये बढ़ा होगा, कहने का मतलब तो यही है, औसत क्या होगा, बढ़ा होगा, क्योंकि ये 5 संख्याओं का औसत अंतिम 5 वालों का कम था और ये पहली 4 का कम था। तो इसमें ये इतनी जो संख्याएं दी हैं इनमें कमी आई है, कितने की, इनमें कमी आई है 0.2 की, तो ये औसत में कितनी कमी ला देगा, ये औसत में 2 की कमी लाएगा। जो पूरा ओवरऑल मतलब संख्याएं थी उसमें 2 की कमी आएगी, जो बची वाली संख्याएं होंगी तो उसमें क्या आएगी, 2 की बढ़ोतरी होगी। मतलब इसमें तो 2 की कमी हो गई, लेकिन जो आगे संख्याएं 3 बची हैं उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो हम करते हैं वही काम, हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। हमने 2 मिल गया है कि 2 हमें ऐड करना है, तो हमारा औसत कितना था, हमारा जो है औसत था वो कितना था, हमारा औसत था 12 संख्याओं का 42, तो 42 का 3 से गुणा करेंगे, उसमें 2 जोड़ देंगे। 42 का 3 गुना कितना होगा, 126 होगा। 126 में 2 जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी निकलेगी, 128 निकलेगी, 128 निकलेगी। कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, 6ठी संख्या जो 5वीं संख्या जो है 6ठी से 4 कम है। मान लो 5वीं संख्या है x, 6ठी से 4 कम है, तो 6ठी 4 ज़्यादा है, x + 4 है।
और 7वीं से 1 कम है, तो 7वीं संख्या है x+1। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3x, ये x मतलब 3x और 3x + 5, यही इधर लेके आएंगे, यही किसके बराबर है 128 के, मतलब इन तीनों का जोड़ किसके बराबर है 128 के। तो ये इधर घटाएंगे तो कितना आएगा, ये बचेगा यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे बचेगा कितना 23, कितना बचेगा 123। तो 3x की वैल्यू 123, तो 3 का भाग लगाएंगे, 3 चौके 12, 3 1 कम 3, तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है 41। x की वैल्यू अगर जो 41 है तो क्वेश्चन में क्या कहा है, 5वीं और 7वीं का औसत क्या है। 5वीं संख्या जो है कितनी थी, 5वीं संख्या जो थी वो 41 निकल के आई हमारी। 7वीं संख्या क्या थी, उसमें 1 कहा था कि जोड़ दो, 1 कम है तो 1 उसमें जोड़ दो, तो 41 और 41 और 7वीं संख्या होगी 42। तो 41 इन दोनों का औसत तो होगा ही होगा, और 1 बचेगा तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। तो 41.5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी जो है इसका सही उत्तर बताएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। 21 नंबर का एक क्वेश्चन है दोस्तों, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपको देख के बड़ा ही प्यार आ रहा होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। लिखा है 5 sin थीटा। 5 sin थीटा को अगर जो हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 5 sin थीटा = 4 cos थीटा, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, sin थीटा अपान cos थीटा बराबर 4/5। ठीक है, अब देखिए ऊपर भी उतनी ही पावर है, एक सिंगल पावर है sin थीटा cos थीटा की, तो हम इसको डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से कर देते हैं बस, और कुछ नहीं करेंगे इसमें। देखिए 5 का जैसे ही ये करेंगे तो sin थीटा की वैल्यू 4 मान लेते हैं, cos थीटा की वैल्यू 5 मान लेते हैं। sin थीटा की वैल्यू 4 है तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, और cos थीटा की वैल्यू 5 है तो 5 का 2 गुना 10 हो गया। sin थीटा की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो 5 चौके 20 हो गया, माइनस यहाँ पे कितना हो गया 5 का 2 गुना 10 हो गया, ये 10 और 30 हो गया, और ये हो गया 20 में से 10 जाएगा 10 बचेगा, तो 0 0 कट जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्रश्न में क्या कहा है, यदि किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 जो है शेषफल प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। भाई 47 से भाग दे रहे हो तो फिर मतलब कोई संख्या है 342 से भाग दिया जाता है तो वो शेषफल देती है 47। तो क्या ये वाली संख्या जो भाग दी जा रही है फिर 18 से भाग देने पे ये इसका मल्टीपल है, चेक कर लेते हैं। तो 18 का एक बार में जाएगा 18, और 18 नम्मा 162 होता है, 16 बचेगा तो 162 आएगा, कट रही है, तो इसका मतलब जो भी रिमाइंडर होगा उसको भी डिवाइड करेगी। 18 का 2 गुना 36 होता है, तो शेषफल कितना बचेगा 47 में से 36 जाएगा, 11 बचेगा, आंसर होगा आपका ये। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक त्रिभुजाकार मैदान का जो भुजाएं दी गई हैं इतने सेंटीमीटर की दी गई हैं, उस आयताकार पार्क का क्षेत्रफल आपको बताना है, जिसकी भुजाओं का अनुपात ये दिया गया। आयताकार पार्क का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात करना है, चारों तरफ की चौड़ाई ज्ञात, लंबाई चौड़ाई सब जोड़ के ज्ञात करना है। भाई आयताकार पार्क है, ठीक है, पहले कह रहे हैं वो त्रिभुजाकार था, ठीक है, और यही त्रिभुजाकार है, एक आयताकार के बराबर है। जो आयताकार है उसकी 5 और 3 रेशियो में, 5x और 3x के रेशियो में है। अभी पहले फॉर्मेट समझ लो। और यहाँ पे ये 96 दिया है, यहाँ पे ये 146 दिया है, और 146 दिया है, और यहाँ पे ये 110 दिया गया है। क्या इसमें भाग लगा देते हैं तो क्या बनेगा, ये 48 बनेगा, ठीक है। इसमें भाग लगाएंगे तो ये क्या बनेगा 73 बनेगा। इसमें भाग लगाएंगे तो ये बनेगा 55। क्या आपको नहीं लगता ये 55, 48 और 73 ये ट्रिपलेट होते हैं, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री का होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, आधार और लंबाई का गुणा कर दो, हाफ कर दो, तो आधार जितना लंबाई और गुणा कर देंगे और आधा कर देंगे, बस यही करना है हमको इसमें, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो आधार को कितना है 96 मान लेते हैं, और परपेंडिकुलर 110 है, डिवाइड कर देते हैं 2 से। 2 का कितने बार में कटेगा 48 बार में कटेगा। 48 का 2 गुना 96 होता है। और यही जो पार्क का क्षेत्रफल है यही किसके बराबर है, यही भाई जो हमारा बराबर है वो किसके बराबर दिया गया है, वो बराबर दिया गया है इस आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर। तो फिर आयताकार पार्क का परिमाप निकालना है। तो 3 प्लस ये 3x था, तो 3x और इंटू 2x, ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का 2 गुना 6, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 6x स्क्वायर हो जाएगा। 6x स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 का डिवाइड करेंगे, 6 8 48 हो जाएगा। स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो भाई,
x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी √8 110। इसका भी अगर जो भाग निकालेंगे, यहाँ 8 यहाँ 2 निकलेगा, तो यहाँ से 4 निकल आएगा बाहर, 4√11। 4√11 मतलब 11 क्या क्या निकलेगा, 1 मिनट कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 4√11 देखिए 4 यहाँ पे जो निकलेगा x की वैल्यू 4 बाहर आ गई होगी, और यहाँ पे 55 बचा होगा, यहाँ से कट गया होगा 8 बार, यहाँ से ये बचेगा 4 निकला, यहाँ से 2 निकला, तो यहाँ 55 बचेगा, तो 55 बचेगा। ठीक है, 55 बचेगा। अब ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू लगभग किसके बराबर है, 8 × 8 = 64 होता है, 7 × 7 = 49 होता है, मतलब लगभग ये वैल्यू 7.5 से बराबर होगी। कितने बराबर होगी, 7.5 से, तो 7 × 4 = 28, मतलब 29 जो है इसकी x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आएगी। ऐसे इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी 29 आएगी। कितनी आएगी, x की वैल्यू 29 है। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल आपको बताना है, तो 5 और 3 कितना होता है, 8। 8 का गुणा 2 से कर देंगे मतलब 16, 8 का गुणा 2 से कर देंगे 16, अरे 8x × 2x होती है, तो 2 × 8 × 29। ठीक है, अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 29 का 2 गुना 58, कितना आएगा 58। तो यूनिट डिजिट से कर लेते हैं 58, और 58 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, तो 8 × 8 = 64 होता है, 8 × 5 = 40। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ कर दिया, 29 का 2 गुना 58, 3 और 2 5 होता है, सॉरी गड़बड़ कर गए यहाँ पे, यहाँ मल्टीप्लाई गलत कर दिया हमने, ये 3 + 2 होगा और x के साथ होगा, तो 3 + 2 5 होगा यहाँ पे। ठीक है, 5 का 2 गुना 10, तो 10 मतलब 290। कितना आंसर आ रहा है, 290। ऑप्शन जो है यहाँ 296 दिख रहा है, तो ऑप्शन जो है 296 ही के करीब है, तो यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाला था ना, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाला था 29 से समथिंग कुछ ज़्यादा होगी, तो उसी हिसाब से 296 इसका जो है आंसर होगा। दोस्तों सही, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दिया करिए, आप लोग लाइक करते ही नहीं हैं। अगला देखिए, बिंदु P एक अर्धवृत्त है, P अर्धवृत्त की जो है प्रकार से T पर स्पर्श करती हैं, P से एक छेदक रेखा PAB खींची जाती है, वृत्त को PA 1 और B पर काटती है, PT की लंबाई 8 है और PA की लंबाई 4 है, AB की लंबाई आपको बताना है। देखिए ये एक बाहर बिंदु है P, एक लाइन खींची जाती है, एक ऐसे लाइन सीकेंट खींची जाती है, ये A है और ये B है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, PA की लंबाई 4 है और AB की लंबाई बताना है, इसकी लंबाई x है और PT की लंबाई 8 है। तो आपको हमने पहले भी बता रखा था कि इस वाली वैल्यू को स्क्वायर करो, ये पॉइंट P है, ये T है, तो PT का स्क्वायर करो बराबर होगा PA और PB। तो PA PB की PT का स्क्वायर मतलब 8 × 8 = 64, मतलब कितना होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा 64 आएगा। इधर डायरेक्ट कर देते हैं, इतना हमारे पास टाइम नहीं। PA की वैल्यू सवाल में दे रखी है, कितनी है 4, तो ये वाली वैल्यू 4 है, तो पूरी वैल्यू 4 + x, क्योंकि PB यहाँ पे निकालना है, तो पूरी वैल्यू 4 + x, तो ये 4 होगी, तो ये 4 + x होगी। ठीक है, तो 4 का 16 टाइम निकलेगा, 4 का 16 गुना 64 होता है, तो ये कितना निकलेगा 4 + x, तो x की वैल्यू निकालना है, तो 4 इसमें से माइनस कर दो, तो 16 में से 4 जाएगा 12, x की वैल्यू कितनी निकलेगी 12, मतलब AB की लंबाई 12, x ही निकालना था, AB की लंबाई कितनी निकली 12। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये 25वां नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, दो बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात ये दिया गया है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ये दिया गया है, वॉल्यूम का अनुपात कितना होगा। वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, मतलब r को 2 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है, रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करो और h से मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो रेडियस का अनुपात यहाँ दिया गया है, तो 2 का 2 गुना 4 और इधर वाले का h का अनुपात 5/, 3 का 3 गुना 9, इधर 3 का 3 गुना 9, तो 4 और 9, तो 4 × 5 = 20, 9 × 9 = 81। कहीं तो कोई गलती हो गई, यहाँ कोई स्क्वायर नहीं होगा भाई, इधर वाले में स्क्वायर नहीं होगा, h को स्क्वायर नहीं करना है, इधर वाला 3 का 3 ही रहेगा, तो 20/27 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, वीडियो चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।